राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी की तरफ से ज्योग्राफी क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंडियन माउंटेन के बारे में, भारत की जो पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनके बारे में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉइल्स ऑफ इंडिया, भारत की जो मृदा है, भारत की जो मिट्टियाँ हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मिट्टी की संरचना क्या होती है, ह्यूमस क्या होता है, मिट्टी के प्रकार कौन कौन से हैं और अम्लीय मिट्टी, क्षारीय मिट्टी क्या होती है, सोइल एरोजन के कौन कौन से प्रकार हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया क्या होती है। जब हम इनके बारे में जानेंगे तभी हम जो है मृदा के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि मृदा क्या होती है। सोइल जो होती है, ज़मीन पर जो दानेदार कणों वाली जो पतली एक परत होती है वो मृदा कहलाती है, मिट्टी कहलाती है। और इस मिट्टी का जो निर्माण है वो अनेक प्रकार के जो मिनरल्स हैं, खनिज पदार्थ हैं, पेड़ पौधे हैं, गैस है, पानी है, जीव जंतु हैं, उनके जो अवशेष होते हैं उनसे इसका निर्माण होता है। और मृदा के जो अलग अलग मृदा के अंदर जो अलग अलग प्रकार के कण पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्ले है, फिर सिल्ट है, उसके बाद सैंड है और ग्रेवल्स है, बजरी है। इनमें क्या डिफरेंस होता है कि जो हमारे पास क्ले होती है, क्ले के अंदर बिल्कुल बारीक कण पाए जाते हैं और जैसे जैसे इन कणों का जो आकार है वो भी बढ़ता जाता है। जैसे क्ले में सबसे बारीक है, उसके बाद सिल्ट में जो से मोटे हो जाते हैं और सैंड के अंदर, बालू रेत के अंदर उससे ज़्यादा मोटे जो कण हो जाते हैं। लास्ट में हमारे पास जो बजरी है उससे भी ज़्यादा कण हो जाते हैं। जैसे कि आप इसमें जो है क्रम देख रहे हैं, क्ले से लेकर के बजरी तक, इसमें क्या कि साइज़ को दिखाया गया कि अलग अलग जो है इसकी साइज़ जो है, इनका जो आकार है कणों का वो बढ़ता हुआ जाता है। यहाँ पर हमें क्या देखना है, क्या ध्यान रखना है कि जिस मृदा के अंदर जो कण बारीक होते हैं, जितने बारीक कण होते हैं उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा जल सोखने की कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है। और जो बड़े कण होते हैं उसमें जल सोखने की क्षमता जो है वो कम होती है। जो फिर डिस्कस करना हमें कि ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमस क्या होता है कि ये एक गाढ़े भूरे और काले रंग का एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, कार्बनिक पदार्थ होता है। यानी कि जो हमारे पास पेड़ पौधे होते हैं और पत्ते जो होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, उनका जब डिकम्पोजिशन हो जाता है, अपघटन जब हो जाता है तो उनसे एक ऑर्गेनिक मटेरियल तैयार होता है जिसे हम ह्यूमस के नाम से जानते हैं। और जो ये ह्यूमस होता है, भारत की जितने भी मृदाएँ होती हैं, मिट्टियाँ जो होती हैं, उनमें बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। ये जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस का काम होता है कि मॉइस्चर को या नमी को बनाए रखना। इनकी जिस मिट्टी में ह्यूमस जितनी ज़्यादा मात्रा में होगा वो बताता है कि उसमें जो मॉइस्चर है वो कितना उसमें होता है। जो हमारा इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, उन्होंने मिट्टी को रंग के आधार पर, संरचना के आधार पर करीब 8 भागों में बांटा है, जिनका हम अभी यहाँ पर वर्णन करेंगे। सबसे पहले है एल्यूवियल सॉइल या जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मिट्टी। इस जलोढ़ मिट्टी को हम 2 अन्य नामों से भी जानते हैं, जिसमें दोमट मिट्टी भी इसको कहा जाता है, कछारी मिट्टी भी इसको हम बोलते हैं। और इस दोमट मिट्टी में जो सैंड होता है, बालू रेत जो होता है, उसकी मात्रा जो है 40% होती है। क्ले जो होता है, क्ले की मात्रा इसमें 40% होती है। सिल्ट जो होता है, गाद जो होता है, उसकी मात्रा इसमें 20% होती है। और इसी मिट्टी को, इसी मृदा को, दोमट मिट्टी को ही भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। इसलिए इस जलोढ़ मिट्टी में हमें इसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो ज़्यादा होने के कारण फर्टिलाइज़र की जो ज़रूरत है वो कम पड़ती है। और दोमट मिट्टी क्या होती है कि जलोढ़ मिट्टी जो हमारी है, हमारे इंडिया का जो टोटल एरिया है, टोटल जो कुल जो क्षेत्रफल है, उस कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% भाग को ये मृदा जो ढके हुए है। यानी कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर इसी प्रकार की मृदा जो है वो पाई जाती है। यानी कि ये जो मिट्टी है हमारी, पंजाब के मैदान से लेकर के जो आसाम तक के विशाल मैदान जो है वहाँ तक ये फैली हुई है। इसके साथ साथ जो हमारा नर्मदा, महानदी, गोदावरी या कृष्णा नदी की जो घाटियाँ हैं वहाँ पर भी ये ज़्यादा मात्रा में फैली हुई है। यानी कि जो हमारा तटीय मैदान है और उसके साथ साथ जो हमारा उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वहाँ पर इसी मिट्टी का, यानी कि जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। अब खास बात आती है कि इस मिट्टी के अंदर जो तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं, वो कौन कौन से हैं।
जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें कि पोटास, चूना, फास्फोरिक एसिड, इनकी मात्रा जो है प्रचुर होती है और नाइट्रोजन और ह्यूमस इनकी कमी पाई जाती है। इस मिट्टी का जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे ज़्यादा है कि जो धान की खेती की जाती है, चावल की जो खेती की जाती है, वहाँ पर इस मिट्टी को ज़्यादा महत्वपूर्णता दी जाती है। और इसी मिट्टी में जो है हम गेहूँ, गन्ना है, कपास है, फल हैं, सब्जियाँ हैं, वो भी उगा सकते हैं। अब जलोढ़ मिट्टी के भी दो प्रकार हैं अलग अलग, जिसमें हमारे पास एक नवीन जलोढ़ है, नई जलोढ़ है, और एक है प्राचीन जलोढ़। जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसको हम खादर के नाम से जानते हैं, और जो प्राचीन जलोढ़ मिट्टी है उसको हम बांगर के नाम से जानते हैं। जो खादर जो मिट्टी होती है ये नदियों के निकट पाई जाती है, यानी कि जहाँ पर हर साल फ्लड आती है, बाढ़ आती है, उस बाढ़ के कारण, बाढ़ की वजह से जो है मिट्टी की एक नई परत जम जाती है, और जो वो नई परत जमती है वो उस मिट्टी को उपजाऊ बना देती है, उसकी जो उपजाऊ शक्ति है उसको बढ़ा देती है। फिर हमारे पास जो बांगर मिट्टी है, बांगर मिट्टी जो है नदी के जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं उनसे दूर पाई जाती है। इसीलिए जो बांगर जो मिट्टी होती है उसमें उर्वरकता की या उपजाऊ शक्ति की जो है कमी पाई जाती है, क्योंकि वहाँ पर वो बाढ़ क्षेत्र नहीं होता। फिर है काली मिट्टी या ब्लैक सॉइल। काली मिट्टी को भी हम अन्य नामों से जानते हैं, जिसमें रेगड़ मिट्टी भी इसको बोलते हैं, कपास की मिट्टी भी इसको बोलते हैं, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी इसको बोलते हैं, हम लावा मिट्टी भी बोलते हैं। लावा मिट्टी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका निर्माण जो है वोल्केनिक इरप्शन जो है, ज्वालामुखी विस्फोट जब होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद जो लावा निकलता है वो लावा ठंडा होकर के चट्टानों में बदल जाता है, और चट्टानों का जो आकार है यानी कि जो वेदरिंग की वजह से, अपेक्षा की वजह से टूट फूट करके चूर्ण बन जाता है, तो वो काली मिट्टी का रूप ले लेता है। जो काली मिट्टी हमारे पास होती है ये मुख्य रूप से जो हमारा दक्कन ट्रैप है, ये वाला जो दक्कन ट्रैप है, दक्कन का जो पठार है, इस दक्कन के पठार के ऊपरी भाग में विशेष रूप से जो हमारा गुजरात का या महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का जो भाग है यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि काली मिट्टी सबसे ज़्यादा जो है महाराष्ट्र में पाई जाती है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है, और दूसरी वजह कि भी कपास का उत्पादन ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर जो सूती वस्त्र उद्योग है, कॉटन टेक्सटाइल मिल्स जो हैं, वो भी ज़्यादा महाराष्ट्र में ही पाया जाता है। दक्कन के पठार के अलावा जो हमारा मालवा का पठार है, मालवा के पठार में भी जो काली मिट्टी का विस्तार ज़्यादा पाया जाता है। अब बात आती है कि काली मिट्टी का जो रंग है वो काला कैसे पड़ा। काली मिट्टी के अंदर एक जो एलिमेंट्स पाया जाता है, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट नाम का एक तत्व पाया जाता है, उसकी प्रेजेंस के कारण इसका रंग जो है वो काला हो जाता है। और काली मिट्टी को कपास की खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है, इसीलिए इसको कपास की मिट्टी के नाम से भी हम जानते हैं। अब बात आती है कि यहाँ पर जो मिट्टी है, इस मिट्टी के महीन कण जो होते हैं, मिट्टी के महीन कण यानी कि क्ले सॉइल से जो मृतिका जो होती है, मृतिका के अंदर क्ले सॉइल के अंदर बारीक कण होते हैं, वो बारीक कण हमारी इस काली मिट्टी में पाए जाते हैं। और जितने बारीक कण होंगे, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि जितने बारीक कण होंगे उतनी ज़्यादा उसमें जल को सोखने की क्षमता अधिक होगी, इसलिए काली मिट्टी के अंदर भी जल को सोखने की क्षमता अधिक होती है, और ये एक लंबे समय तक जो है नमी की मात्रा को बनाए रखती है। फिर है रेड और येलो सॉइल, लाल और पीली मिट्टी। दोनों मिट्टियों के नाम जो हैं अलग अलग दे रखे हैं, पीली और लाल, जबकि ये मिट्टी एक ही प्रकार की है, इनके दो नाम अलग अलग दे दिए गए। ये क्या वजह है कि यहाँ इस मिट्टी का निर्माण जो है मेटामॉर्फिक जो रॉक्स हैं, जो कायांतरित जो शैलें हैं, चट्टानें हैं, उनकी टूट फूट से इसका निर्माण हुआ है। तो आगे बढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो मेटामॉर्फिक चट्टानें हैं वो कौन सी होती हैं। कि जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं कि यहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, ज्वालामुखी विस्फोट होने के बाद जो लावा ठंडा हुआ, लावा ठंडा होने से जो हमारी इग्नेस रॉक्स या आग्नेय चट्टानें बनी, और जब ये आग्नेय चट्टानें टूट फूट होती है, इनकी वेदरिंग होती है, चूर्ण बनता है,
तो वहाँ पर क्या कि ये सेडिमेंट्री रॉक्स या अवसादी चट्टानों का रूप ले लेती हैं। जब अवसादी चट्टानों के बाद जब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जब पड़ता है तो यही चट्टानें जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाती हैं और यहीं से जो है इस मिट्टी का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं कि इस मिट्टी के अंदर जो है लोहे की और सिलिका की जो मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, उसकी वजह से भी जो इसका जो कलर है वो चेंज होता है। दूसरी बात कि अगर रेड सॉइल में पानी की मात्रा ज़्यादा होगी तब भी इसका जो कलर है वो येलो पड़ जाता है, पीला पड़ जाता है। लाल मिट्टी जो है हमारे दक्कन के पठार के पूर्व में, यानी कि जो हमारा ये दक्कन का पठार था इसके पूर्व में जो हम ये देख रहे हैं ये, और इसके दक्षिण में सबसे ज़्यादा जो है ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। जैसे कि काली मिट्टी का रंग जो है टिटेनिफेरस नाम का एक तत्व था, उसकी वजह से उसका रंग काला था, उसी प्रकार इस मिट्टी के अंदर फेरिक ऑक्साइड नाम का एक तत्व पाया जाता है। उसकी प्रेजेंस के कारण इसका जो रंग है वो लाल होता है। जब यही मिट्टी, जैसे कि अभी मैंने बताया था कि जल को ज़्यादा सोख लेती है तो इसका रंग पीला पड़ जाता है। और अन्य मृदाओं की तरह, अन्य मिट्टियों की जो तरह इस मिट्टी में भी नाइट्रोजन की और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। प्राय बंजर भूमि के रूप में हम इसको देखते हैं, प्राय बंजर भूमि जो है इसके रूप में जो पाई जाती है। इस मिट्टी को हम जो है बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त मानते हैं, आलू और फलों की खेती के लिए भी ये मिट्टी उपयुक्त होती है। फिर है लेटराइट सॉइल या लेटराइट मिट्टी, इसको भी हम एक अन्य नाम से जानते हैं जिसको हम मखरली मिट्टी भी हम इसको बोलते हैं। जो लेटराइट मिट्टी होती है वो हमारे पास हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल, जहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा, हैवी रेनफॉल होगी, उन क्षेत्रों में ये लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में एक खास बात क्या होता है कि जब ये मिट्टी थोड़ी सी गीली हो जाती है तो दही की तरह लिपलिपी हो जाती है, और जब भी इसकी अंदर से जो पानी सूख जाता है तो ये मिट्टी इतनी कठोर हो जाती है कि जैसे कि ईंट होती है। लेटराइट मिट्टी में लो ऑक्साइड, एल्यूमिनियम इनकी मात्रा भरपूर होती है, और अन्य मिट्टियों की तरह इसका रंग भी जो है लो ऑक्साइड की प्रेजेंस के कारण लाल हो जाता है। जो नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी इस मिट्टी में भी पाई जाती है। कर्क और मकर रेखा, दो हमारे पास ये क्षेत्र हैं, कर्क और मकर रेखा के बीच में जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है, और इसके साथ साथ जो हमारा कर्नाटका, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी को हम कम उपजाऊ मानते हैं, फिर भी इस मिट्टी का जो उपयोग है हम फर्टिलाइज़र डाल करके, जो उर्वरक हैं उनको डाल करके इसमें हम कपास है, चाय, कॉफ़ी, काजू, गन्ने इत्यादि की जो फसल हैं उगा सकते हैं। और ये मिट्टी जो है चाय, इलायची तथा काजू के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु की जो लेटराइट मिट्टी है वो काजू की फसल के लिए बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है। अब सबसे मुख्य जो हमारे पास है सैलाइन सॉइल या लवणीय मिट्टी। लवणीय क्यों कहेंगे हम इसको? जब मिट्टी में नमक की मात्रा बढ़ जाती है तो वो मिट्टी लवणीय हो जाती है। और मिट्टी में नमक की मात्रा कब बढ़ेगी? जब हमारे पास खराब ड्रेनेज सिस्टम होगा और हमारी जो क्लाइमेट है वो एरिड होगी। एरिड क्लाइमेट क्या होता है? यानी कि वो क्षेत्र जहाँ पर वर्ष भर में 250 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है उसको हम एरिड क्लाइमेट बोलते हैं। लवणीय भूमि को या लवणीय मिट्टी को हम रे भूमि भी बोलते हैं, कलर भूमि भी बोलते हैं, और ऊसर भूमि के नाम से भी हम इसको जानते हैं। जो लवणीय भूमि है, लवणीय मिट्टी है, उसमें सोडियम, कैल्शियम, पोटासियम, मैग्नीशियम की मात्रा जो है वो अधिक होती है, और सबसे ज़्यादा ये मिट्टी जो है गुजरात के क्षेत्र में पाई जाती है। अब है एरिड सॉइल या शुष्क मृदा। इस मृदा का जो कलर है, रंग जो है वो लाल होता है। ये मिट्टी देखने में बलुई और सैलिनिटी इसमें ज़्यादा होती है, लवणीयता की मात्रा जो है उसमें ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें नमक की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, और
ह्यूमस तथा मॉइस्चर या नमी की जो मात्रा है वो कम पाई जाती है। इस प्रकार की जो मिट्टी है, सॉइल जो है, ये हमारे वेस्टर्न जो राजस्थान है या पश्चिमी जो राजस्थान है उसमें पाई जाती है। फिर है हमारी पर्वतीय मृदा। हिमालय पर्वत जो है, हिमालय माउंटेन रेंज जो है, वहाँ पर इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। इस मृदा में कंकड़ पत्थर की मात्रा जो अधिक पाई जाती है, यानी कि जो कण होते हैं, कणों का जो आकार है वो थोड़ा बढ़ जाता है। और इस मिट्टी में पोटास, फास्फोरस और चूने की कमी होती है। ये जो पहाड़ी क्षेत्र में खास करके जो बागवानी कृषि है, जैसे चाय अधिक मात्रा में होती है, वहाँ पर झूम खेती होती है। झूम खेती मतलब स्लैश एंड बर्न। झूम खेती क्या होती है, इसके बारे में पता होना चाहिए कि झूम खेती क्या होती है। कि जब हम किसी स्थान पर कई सालों तक, कई वर्षों तक एक ही फसल उगाते रहते हैं तो उस भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है। तो उस उपजाऊ शक्ति को दोबारा से प्राप्त करने के लिए हम उस कृषि भूमि को कुछ सालों के लिए खाली छोड़ देते हैं। और जब उस भूमि को हम खाली छोड़ते हैं तो वहाँ पर अलग अलग प्रकार की वेजिटेशन, जो वनस्पति जो है वो उग जाती है। उस वेजिटेशन को साफ करके, जला करके वहाँ पर फिर से जो है कृषि की जाती है, जब वो उपजाऊ हो जाती है। और जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा जो है गरम मसाले की खेती की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है पीट सॉइल, या पीट में मृदा भी हम इसको बोलते हैं। स्वैम्पी सॉइल, दलदली मृदा भी हम इसको बोलते हैं, जहाँ पर हैवी रेनफॉल होगी, हाई ह्यूमिडिटी होगी, उन क्षेत्रों में ये मृदा जो है पाई जाती है। दूसरा क्या कि जहाँ पर बायोम्स की या जैव पदार्थों की जो अधिकता होती है, उनके कारण इस मिट्टी में ह्यूमस और जो हमारे जैव तत्व हैं वो पर्याप्त मात्रा में होते हैं। ये मिट्टी जो गाढ़े काले रंग की होती है। भारत में जो दलदली मिट्टी का क्षेत्र है वो केरला, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और गुजरात का जो हमारा ये कच्छ का रण है, यहाँ पर इस मिट्टी की मात्रा पाई जाती है। अब है इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, यानी कि जो हमने सोइल के बारे में पढ़ा, जो भी मृदा हमने पढ़ी कि उसमें कौन सी मृदा कितने क्षेत्र में फैली हुई है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जलोढ़ मिट्टी जो है वो 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर में, लाल और पीली जो मिट्टी है वो 6.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में, काली मिट्टी जो है वो हमारे पास 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर में, लेटराइट मिट्टी जो 1.2 लाख स्क्वायर किलोमीटर में। इनकी भारत में जो सारी जितनी भी मिट्टियाँ पाई जाती हैं उनमें जैविक पदार्थों की कमी पाई जाती है। काली मिट्टी जो है, काली मृदा जो है, उसमें कुछ मात्रा में जो है जैविक पदार्थों की प्रेजेंस होती है, उपस्थिति होती है, जिसकी वजह से वो उपजाऊ होती है। और नेक्स्ट हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और हैं, जैसे कि अम्लीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी। अम्लीय मिट्टी या क्षारीय मिट्टी ये हम निकालते हैं एक पीएच वैल्यू से, यानी कि जो सामान्य भूमि होती है, सामान्य फसलों के लिए हमें उस भूमि की, उस मिट्टी की पीएच वैल्यू का पता होना चाहिए। पीएच वैल्यू ये बताती है कि भी मिश्रण जो है कितना अम्लीय है या कितना क्षारीय है। जब मिट्टी के अंदर जो पीएच वैल्यू है 7.2 से ज़्यादा है तो वो मिट्टी हमारी अम्लीय होती है, और जब यही मिट्टी की जो पीएच वैल्यू है, पीएच मान जो है 7.2 से कम होता है तो ये जो मिट्टी है क्षारीय हो जाती है। अम्लीय मिट्टी जो है कहाँ पर पाई जाती है, जहाँ पर अधिक वर्षा होती है, और जो क्षारीय मिट्टी है जहाँ पर कम वर्षा होती है वहाँ पर पाई जाती है। अब फसलों के लिए क्या होता है कि ना तो ज़्यादा अम्लीय मिट्टी अच्छी होती है और ना ही ज़्यादा क्षारीय मिट्टी ठीक होती है। अब दोनों को कम करने के लिए हमें एक एलिमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जो मिट्टी में अम्लीयता अगर ज़्यादा है उसको कम करना हो तो हम चूने का प्रयोग करेंगे, और क्षारीयता को कम करना हो तब हम वहाँ पर जिप्सम का प्रयोग करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो अम्लीय मिट्टी है वो चाय बागानों के लिए उपयुक्त होती है, पानी का निकास जहाँ पर अच्छा हो, इसलिए पर्वतीय ढालों पर इसे जो उगाया जाता है। और क्षारीय मृदा जो है वो, इसका क्षेत्र जो यूपी में ज़्यादा है। इन सभी मृदाओं के लिए एक प्रमुख समस्या होती है कि
जो मृदा अपरदन होता है, सॉइल एरोजन जो होता है, कुछ हमारे जो प्राकृतिक कारण होते हैं, उन प्राकृतिक कारणों के चलते मृदा जब खंडित होती है यानी कि टूटती फूटती है, उसको ही हम सॉइल एरोजन या मृदा अपरदन कहते हैं। इसके मुख्य कारण जो हमारे पास हैं, हैवी रेनफॉल, तीव्र जो मूसलाधार बारिश है, वनों की कटाई है, झूमिंग कृषि है, या तेज़ वायु का चलना, या एक अत्यधिक या ओवर इरिगेशन करना, फर्टिलाइज़र का ज़्यादा उपयोग करना, माइनिंग करना, सड़क निर्माण करना, बांध बनाना, ये भी क्या है कि सॉइल एरोजन करते हैं। जो एरोजन होता है वो हमारे पास 3-4 प्रकार का है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास है आसफल अपरदन। इसमें क्या होता है कि वर्षा की बूंद जैसे ही मिट्टी के ऊपर पड़ती है तो मिट्टी के जो कण हैं वो मुख्य भूमि से अलग हो जाते हैं, इसको ही हम आसफल अपरदन बोलते हैं। फिर है सीट अपरदन या परत अपरदन। इसमें क्या होता है कि जैसी बारिश होती है तो मृदा की जो ऊपरी परत है वो अलग हो जाती है। इस मूसलाधार बारिश में क्या होता है कि ये परत हमें बहती हुई दिखाई नहीं देती आसानी से, लेकिन ये बहुत ही हानिकारक होती हैं। जो सूक्ष्म और जो अधिक उर्वरक जो परतें हैं वो ऊपर से हट जाती हैं। फिर हमारे पास रील अपरदन और अवनालिका अपरदन, दोनों ही एक ही प्रकार के हैं। सिर्फ अंतर क्या है इसमें कि जो रील अपरदन है, रील अपरदन में जो नालियाँ बनती हैं ये कम चौड़ी होती हैं और कम गहरी होती हैं। जब इन्हीं नालियों का जो आकार है वो ज़्यादा हो जाता है, चौड़ा हो जाता है और गहरी ज़्यादा हो जाता है, बड़ी नालियाँ बन जाती हैं, तब इसको हम अवनालिका अपरदन बोलते हैं। यानी कि जो हमारी चंबल की घाटी है वहाँ पर इस प्रकार की जो अपरदन है वो देखने को मिल जाता है। और मध्य प्रदेश का जो मुरैना डिस्ट्रिक्ट का मुरैना ज़िला है वहाँ पर जो भूमि है इस अवनालिका अपरदन की वजह से जो है बंजर हो गई है। सॉइल की जो मुख्य समस्या थी एरोजन अपरदन, तो जहाँ पर समस्या होती है वहाँ पर समाधान भी होता है। समाधान के लिए हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं, फ्लड को कंट्रोल किया जाए। फ्लड को कंट्रोल करने के लिए जो वहाँ पर डैम बनाया जाए, बांध बनाए जाएं, या जो हमारे पशु चरागाह हैं उनको कंट्रोल किया जाए, यानी कि कम से कम जो उनको यूज़ किया जाए। और जहाँ पर हम एक ही प्रकार की जो फसल उगाते हैं वहाँ पर एक प्रकार की फसल न उगा करके उनको बदल बदल करके उगाना चाहिए, ताकि जो उपजाऊ शक्ति है वो बनी रहे। और जो हमारी स्लैश एंड बर्न जो एग्रीकल्चर है, फार्मिंग है, झूमिंग कृषि, उसको भी हमें नियंत्रित करना चाहिए। अब सबसे लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है कि जो पौधे होते हैं, पौधों को नाइट्रोजन की जब ज़रूरत होती है, वैसे तो वायुमंडल में क्या है कि 78% जो नाइट्रोजन की मात्रा है, तो पौधे क्या करते हैं कि यहाँ से वायुमंडल से डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते। इसके लिए क्या होता है कि प्रकृति में कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ये वातावरण से नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करके इनको पौधों को ट्रांसफ़र कर देते हैं, उनका रूपांतरण पौधों में कर देते हैं। यानी कि पौधे जो हैं डायरेक्ट वायुमंडल से नाइट्रोजन की मात्रा नहीं लेते, बल्कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा और जो हमारे जो बैक्टीरिया हैं उनके द्वारा इनको ग्रहण करते हैं। अब बात आती है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में जो फसलें मदद करती हैं, जिसमें हमारी चना, मूंग, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली, मटर, उड़द, यानी कि जो दलहनी जो फसलें हैं ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भरपूर मदद करती हैं। और इन्हीं फसलों से जो मिट्टी में जो उर्वरक क्षमता है वो बनी रहती है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।